गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज दीपेन सिंह चौहान। वेलकम टू इनेट कोचिंग क्लासेस। तो आज एक अच्छे थॉट के साथ हम स्टार्ट करेंगे कि डिफेंस एग्जाम की तैयारी कैसे करते हैं। तो थॉट है आज का आपके लिए, थॉट ऑफ द डे। आई एम क्रिएट मनी बट मनी नेवर क्रिएट एम। माने सिंपल सी बात है कि जो हमारे सपने होते हैं ना, एम जैसे कि आप ऑब्जेक्टिव कहते हैं लाइफ के, तो वो पैसे तो क्रिएट कर सकते हैं, पैसे तो बना सकते हैं। मैंने अपने सपना पा लिया, अपन कुछ बन गए, पैसे तो बन गए, मगर आप पैसे से अपना सपना नहीं बना सकते। मतलब आप कितने लोग होंगे जो पैसे से, जो अमीर अमीर लोग होंगे वो क्या आईएएस बन सकते, बीसीएस बन सकते, प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। हम तो कह रहे हैं पैसे से कोई कुछ नहीं बन सकता। मतलब सीधी बात कहने का मतलब ये है कि हम अगर मेहनत करें, अपने एम की ओर फोकस करें, तो हम ये सब चीज़ें पा सकते हैं बाद में। बट अगर हम सोचेंगे यार पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, हम नहीं कर सकते लाइफ में कुछ, यार हमारे पास ये नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस के पैसे नहीं है, इसके पैसे नहीं है, उसके पैसे नहीं है, कुछ नहीं हो सकता, हमारा कोई एम नहीं है, तो ये सब फालतू ही बातें होती हैं। क्योंकि जो एम होता है वो पैसा तो क्रिएट कर सकता है, और जो पैसा होता है वो एम क्रिएट नहीं कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं कि हम हाउ टू प्रिपेयर फॉर डिफेंस एग्जाम। ये वर्ड मतलब सबके दिमाग में आएगा जब इंसान स्टार्ट करता है कोई भी प्रिपरेशन। तो हर किसी इंसान के दिमाग में आता है, कोई एसएससी स्टार्ट करता है, कोई पुलिस इंस्पेक्टर, कोई क्या कहते हैं गेट, सो मैनी एग्जाम्स। तो आपके दिमाग में पहले आता था कि कैसे स्टार्ट करें, मतलब क्या हमारी क्या होनी चाहिए, स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या प्लानिंग होनी चाहिए हमारी, तो उसके अकॉर्डिंग हम एक लाइन को लेके चलें। तो मैं आपको आज इस सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा कि मैंने होता ना कि आपका सिलेक्शन भी हो जाए और आपको स्ट्रेस भी ना हो। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जैसे कि डिफेंस एग्जाम और यूपीएससी का जो एग्जाम होते हैं, जैसे यूपीएससी कंडक्ट कराता है, सीडीएस मीडियस एफकेट, बट ये होता है कि उनमें डिफरेंस ये होता है कि जो इनका सिलेबस होता है ना वो ज़्यादा वास्ट नहीं होता है। मतलब ज़्यादा ये होता है ना कि यूपीएससी माना हो गया कि बहुत सारा खाना, और डिफेंस का जो सिलेबस है उसमें कम खाना होता है मगर अच्छा खाना होता है। और जो यूपीएससी उसमें तो ये है कि आपको इनफाइनाइट नॉलेज चाहिए, क्योंकि आपको इंटरव्यू में भी काम आएगी, तो उस हिसाब से आपको पढ़ना पड़ता है। तो हमें सिर्फ उसको इससे अलग थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। अब ये नहीं कि हम, अब वही बात होगी कि हम इतना ज़्यादा खा लें और फिर उल्टी कर दें, उसके बाद उल्टी करके बीमार हो जाए, स्ट्रेस हो जाए। तो हमें सिर्फ उतना ही खाना है इसमें हमारा काम हो जाए। खाना खाओ आराम से, थोड़ा खाओ, अच्छा खाओ और सिलेक्शन ले जाओ, तो बस उतना ही हमें पढ़ना। तो आज मैं आपको सारे टॉपिक बताऊंगा, कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें आते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट नहीं आते हैं, हमें कौन से सब्जेक्ट से कितने टॉपिक पढ़ने चाहिए, कितने नहीं पढ़ने चाहिए। तो जैसे कि बच्चों को पता है कि डिफेंस एग्जाम में 3 पेपर होते हैं अपने, मतलब मैक्सिमम होता है कि 3 तक आपको 3 सब्जेक्ट तो पढ़ना ही है। तो जीएस कंप्लीट पूरा पढ़ना पड़ता है, फिर आपको इंग्लिश पूरी पढ़नी पड़ती है, फिर आपको मैथमेटिक्स पूरी पढ़नी पड़ती है। अब जानिए जीएस में क्या क्या पढ़ना होता है मैं डिफेंस एग्जाम से रिलेटेड, कि मैंने हम जीएस कितनी पढ़ें। अब जीएस तो आनंद होती है एक तरह से, आप अगर यूपीएससी लेवल से आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो वो सब तो जीएस तो आपकी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। मगर आपको डिफेंस एग्जाम से मैं बताता हूँ कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है। तो आपको जैसे दिख रहा है जनरल स्टडी में आपको, जो जनरल स्टडी में आपको सबसे पहले क्या, तो जनरल स्टडी में आपको सबसे पहले साइंस, जो एक नॉर्मल होती है आपकी साइंस, हिंदी में कहें तो आपको विज्ञान, उसमें 3 सब्जेक्ट आते हैं। क्या कहते हैं आपकी, एक तो आता है फिजिक्स माने भौतिक विज्ञान, एक आता है केमिस्ट्री माने रसायन विज्ञान, एक आता है बायोलॉजी। तो ये 3 आपको इसमें क्या कहते हैं पढ़ने पड़ेंगे साइंस के अंदर। जो आपकी केमिस्ट्री की प्ले लिस्ट है वो मैं खुद पढ़ा रहा हूँ, तो आपको वो हमारे नीचे लिंक में मिल जाएगी, तो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो आप केमिस्ट्री के पूरे उसमें पढ़ सकते हैं, चैप्टर बाय चैप्टर हर चीज़ अच्छे से। और फिजिक्स भी कुछ दिनों बाद टीचर लग जाएगा। और बाकी रहा बायोलॉजी, तो बायोलॉजी हमारे आनंद सर हैं इनेट कोचिंग क्लासेस के, तो वो आपको ख़त्म कराएंगे बहुत अच्छे से। फिर आते हैं अपन मॉडर्न हिस्ट्री पे, माने हिस्ट्री पर। तो हिस्ट्री में अब आपको आता है क्या कहते हैं मॉडर्न है मिलिटेबल, तो अपन सिर्फ पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री क्या होती है अपनी, जो औरंगजेब के बाद से लेके 1947 पार्टीशन तक अपन को पढ़ना है सिर्फ। माने औरंगजेब, जो कि आपका जान नहीं होगा, आजकल बहुत हंगामा होता रहता है हर बात पे, छोटी छोटी बातों पे मुगलों को लेके। तो औरंगजेब को दिमाग में तो आपको रखना ही पड़ेगा। उसका 1947 जो पार्टीशन हुआ, पाकिस्तान बना। और फिर आपको आता है पॉलिटी तो एक मेरे हिसाब से बहुत अच्छा सब्जेक्ट लगता है मुझे एक मानना है, पर्सनली मेरा मानना है कि हर एक इंसान को अपने भारत में जो रह रहा हो, अपने देश में, इंडिया में जितने भी लोग रह रहे हैं, सबको पॉलिटी के बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि होता है ना कि पॉलिटी की नॉलेज रखोगे तो अपन थोड़ा चल क्या रहा है, कैसे चल रहा और क्यों चल रहा है, ऐसे बहुत से लोग अपने अपने ओपिनियन रखते। तो अगर आप वोट कास्ट करेंगे अपने खुद के ओपिनियन से किसी को वोट देने जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ना कि दूसरे के ओपिनियन में कि वो ऐसा कह रहा तो मैं इसको वोट दे दूँ। तो ये पॉलिटी अगर आपने अच्छे से पढ़ी हुई तो कुछ थोड़ा चीज़ें समझ पाएंगे आप, जो पॉलिटिक्स में चल रही है अच्छे से। फिर आता है आपका इकोनॉमिक्स में आपको पढ़ना क्या है, ये इकोनॉमिक्स है आपको
इकोनॉमिक्स में सिर्फ आपको पार्ट पढ़ना है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, माने पूरी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़नी है, सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक्स खत्म करनी है। ये इतने इसी से क्वेश्चन आएंगे आपके, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा आपका इसमें जीएस के अंदर। मैक्रो इकोनॉमिक्स से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, मतलब हम ये नहीं कि अब हमें पढ़ना इतना नहीं है कि हमें सिर्फ पूरे में से होता नहीं पूरे नंबर चाहिए, हमें सिर्फ उतने नंबर चाहिए कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, फिर हमें कॉल लेटर आ जाए एसएसबी का, हम एसएसबी तक जाता है, मतलब हमारा रास्ता सिर्फ एसएसबी जाना है, ना कि टॉप करना है सीडीएस में। तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ ये कि क्या क्या अपन को पढ़ना चाहिए। मतलब जो बच्चे एवरेज होते हैं ना, जिनको ज़्यादा पढ़ने का शौक नहीं होता, मतलब सोचते हैं, तो उनके हिसाब से ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है उनके लिए। और जो एकदम होता ना कि कुछ 2-3 महीने में ख़त्म करना चाहते हैं अपना कोर्स और सिलेक्शन भी चाहते, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है। तो इस हिसाब से आप ये मैक्रो इकोनॉमिक्स इसमें ख़त्म करेंगे। फिर आता है सर आप ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में हमें सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी के बारे में जानना है, वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में नहीं जानना, सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी यानी इंडिया, अपने भारत देश में सिर्फ भारत देश के अंदर अंदर चीज़ों के बारे में जानना है पूरा ज्योग्राफी। फिर आता है लास्ट में डिफेंस स्टैटिक्स। डिफेंस स्टैटिक के बारे में आपको जानना है, डिफेंस स्टैटिक बस कुछ इसके बारे में जानना है। और ये सारी चीज़ें आपको इननेट कोचिंग क्लासेस में कुछ समय बाद उपलब्ध हो जाएंगी। आपको नहीं मिलती वो चीज़, वो आप कहीं और से ही पढ़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और बस ठीक। हाँ तो बच्चों, अब लक्ष्मी जी का नाम लेके आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी डिफेंस एग्जाम में काफ़ी पूछी जाती है, कम से कम 10-11 क्वेश्चन आ जाते हैं इसके, और बहुत सिंपल रहते हैं यार। तुमने सीधा सीधा पढ़ाओ, तुम्हें याद हो, टिक लगाना सिर्फ। तो इसमें ये नहीं है आपको कॉन्सेप्ट ये सब चीज़ पे दिमाग लगानी नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना आपको, बिल्कुल सीधा याद है, टिक कीजिए। तब बायोलॉजी की तरह से होता है ना कि रटना ही है सिर्फ। इसमें पढ़ना क्या क्या है सिर्फ आपको, टॉपिक है मेन में नहीं होता, ब्लड पूरा पढ़ना है आपको, डिजीज अगला टॉपिक, और फिर ह्यूमन सिस्टम के बारे में पढ़ना है आपको। तो ह्यूमन सिस्टम में आपका क्या आ जाता है, हार्मोन्स, फिर आता है आपका हार्ट माने दिल, ये तो आपको बहुत दिमाग में बैठता है, लड़कियों के भी बैठता है आजकल तो। फिर आता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम माने पाचन तंत्र, खाना पचता है जहाँ पर। फिर आते हैं अगला बॉटनी में आपको क्या क्या पढ़ना है। फिर आपको एक पढ़ना है आपको फोटोसिंथेसिस माने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। फिर आपको पढ़ना है प्लांट हार्मोन्स। फिर आपको लास्ट में आता है सेल एंड ऑर्गेनिज्म। मतलब आपको सिर्फ इतना टॉपिक आपने कवर किए बायोलॉजी में, आप जितने ही 10 से 12 क्वेश्चन जो बायोलॉजी में आएंगे आप पूरे अटेंड कर लेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन आप अटेंड कर लेंगे। माने ये होता ना कि हम सिर्फ उतना नहीं, हम पूरा नहीं खत्म करना चाहते, ये नहीं हम पूरी किताब रटना नहीं चाहते, हम सिर्फ उतना ही रटना चाहते जितना हमें आ जाए। होता है कि जैसे अब हमें 120 का क्वेश्चन होंगे जीएस में, 120 क्वेश्चन होंगे इंग्लिश में, 100 क्वेश्चन होंगे मैथ में, तो हम कितना सिलेक्शन कितना चाहिए। वैसे आपने अगर हर किसी में 50-50, 30-30, 40-40 क्वेश्चन कर दिए, आपका सिलेक्शन हो गया आराम से। नॉर्मली 40-40 क्वेश्चन आपने अटेंड कर लिया, आपका सिलेक्शन हो गया। उस हिसाब से अपन पढ़ रहे हैं कि इतना पढ़ लें कि भाई 60 क्वेश्चन तक हमें आए और हम 40 कर लें पेपर में, हर पेपर में, तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। बस इतना ही पढ़ना है। हाँ तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब अगला अपना अगला सब्जेक्ट है आपका फिजिक्स। जनरल साइंस में आपका अगला सब्जेक्ट आता है फिजिक्स हम बचपन से पढ़ रहे हैं। फिजिक्स क्या है, अपने समान जो जीवन में जितने भी होता है वो पूरी लाइफ में जो रूटीन में जो काम होते हैं सारी फिजिक्स ही एक तरह से। फिजिक्स समझने का सिंपल तरीका है, रूटीन की काम समझो। अगर आप रूटीन की काम से अगर लगा लेते, फिजिक्स को इमेजिन कर लेते साथ में, तो आपको फिजिक्स समझ में आ जाएगी। अब फिजिक्स आपको आईटी लेवल की तो समझनी नहीं है, फिजिक्स आईटी लेवल की बहुत हार्ड होती है, वो तो मैं जानता हूँ। सबसे हार्ड सब्जेक्ट फिजिक्स ही है मेरे हिसाब से अभी तक लाइफ का मेरी। और मगर डिफेंस एग्जाम में तो बहुत सिंपल पूछा जाता है, बहुत सिंपल, सीधे सीधे क्वेश्चन होंगे, आंसर है सीधा टिक होना है। तो पहला आपको खत्म करना है पूरा टॉपिक लाइट का, लाइट के बारे में पूरे जितना भी है लाइट के अंदर यूनिट को पूरी खत्म कर देनी है। इसके अंदर जितना भी आएगा आपको, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते, लाइट से बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं डिफेंस एग्जाम में। फिर अगला टॉपिक आता है इलेक्ट्रिसिटी आपको पूरा खत्म करना है, चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी वाला। फिर अगला टॉपिक आपका मैग्नेटिज्म से 2-4 क्वेश्चन तो मैग्नेटिज्म से भी आते हैं। अब ये है कि अब कौन से ईयर में कौन से आ जाए, मगर टॉपिक वही है, इसे अच्छे से कवर करेंगे अब अच्छे से प्यार से। इनसे ज़्यादा क्वेश्चन भरेंगे, 12-13 क्वेश्चन आने आएंगे, सारे के सारे टिक लगाने, सिर्फ याद है इसी टिक लगाओ, याद है टिक लगाओ, तो मतलब 13 सेकंड में 13 क्वेश्चन बस। फिर आता है आपका मोशन एंड टाइम, सबसे बहुत आसान टॉपिक, फिजिक्स का सबसे आसान टॉपिक मोशन एंड टाइम है, बचपन से पढ़ रहा है भैया। मोशन एंड टाइम सबसे आसान टॉपिक यही लगता है मेरे को तो। फिर आता है फोर्स एंड लॉ, ये बहुत आसान टॉपिक है, नॉर्मल 5th क्लास से पढ़े जा रहे सारे बच्चे, चाहे स्टेट बोर्ड के हों, चाहे सीबीएसई बोर्ड के हों, चाहे कोई सी बोर्ड के हों, अदर बोर्ड जो भी हों अपने। फिर आता है आपका ट्रांसफार्मर तो नॉर्मल है, रखा रहता है, हाई वोल्टेज लो वोल्टेज में, एसी को डीसी में यही चलता रहता है बस।
ट्रांसफार्मर समझ लेंगे इसको भी अच्छे से प्यार से, और कैसे ज़्यादा क्वेश्चन क्या पूछेंगे। फिर लास्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सबको पता ही है भाई, पंखा चलने से लेके ये सब चीज़ें सब क्या है जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सब चीज़ें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये सब नॉर्मल लाइफ में जितने काम होते हैं सब में फिजिक्स जुड़ी है। तो उसी हिसाब से अपन पढ़ेंगे प्यार से, बिल्कुल हर चीज़ को जोड़ के। इससे चीज़ें क्या होती है ना, किसी चीज़ को अटैच करके किसी चीज़ से रखेंगे तो कोई याद रहती है। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे लड़कों की ऐसे ब्रेकअप होते, मगर क्या होता है लड़कियों से अटैच रहते, इसलिए जिंदगी भर रोते रहते, उनसे कभी उनकी पुरानी गर्लफ्रेंड का नाम है तो रोने लगते वहीं मेरे भी कुछ दोस्त हैं रोने लगते हैं यार, क्या सकते हो तो नॉर्मल बात है, रोने तो इसको रोना है मगर अटैचमेंट माने उसमें क्या है, मेन रीजन है रोने का तो अटैचमेंट। तो ऐसी पढ़ाई होती है, पढ़ाई को अगर आप अटैचमेंट रखेंगे ना, अटैचमेंट सीधा नॉर्मल लाइफ से अटैच करें हर चीज़ को, तो भैया चीज़ें याद रहेंगी लंबे टाइम तक चीज़ें याद है तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा। पूछ लो क्या पूछना भाई, और कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा, कॉम्पिटिशन में आगे बढ़ने के चांस बढ़ जाएंगे, सीधी बात। फिर आता है आपका अगला टॉपिक वर्क एनर्जी एंड पावर, ये आया यहाँ तक। फिर अगला टॉपिक है फिर आपका वर्क एनर्जी पावर, बहुत प्यारा टॉपिक है, अगर नॉर्मल लाइफ लगा ना वो भी बहुत चीज़ समझ में आ जाएगा। वर्क के लिए एनर्जी आएगी, फिर पावर तो आएगी भाई। फिर आता है वेव एंड साउंड, भैया जितनी टेलीफोन में से लेके आप जितनी बातें करते हैं सब वेव एंड साउंड, इन सब पे कमाल है, इजी चैप्टर कमाल है, समझोगे जानेंगे तो अच्छे से आएगा। फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड सिंपल पेंडुलम, माने सिंपल पेंडुलम, ये पूरा टॉपिक है, चैप्टर खत्म करना है आपको, इससे भी काफ़ी क्वेश्चन आते आएंगे। और ये सब आपको टॉपिक आपने नॉर्मल मेरे हिसाब से 11-12 पढ़ी इसने, उससे सबको पता ही होंगे सारे टॉपिक क्या है पूरा। ये कंपटीशन है क्या यूपीएससी का, 11-12 जनरल साइंस तो पूरी 11-12 की आ रही है एनसीईआरटी की बस, और कहीं से कुछ आता नहीं है। चाहे ईपी बोर्ड के बच्चे हों, उनका ईपी बोर्ड का कहीं अदर स्टेट बोर्ड जम्मू जहाँ कहीं भी हों, सबका स्टेट बोर्ड में सब पढ़ाया जाता सारा सिलेबस, उनका सारे क्वेश्चन आ जाएंगे सीधे। अपनी किताबों से पढ़ लो, उनसे नहीं पढ़ पा रहे तो एनसीईआरटी से नहीं पढ़ना तो इनसे पढ़ लो, इनसे पढ़ लो, कहीं ना कहीं से पढ़ ही लो, और पढ़ लो भाई, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर हीट एंड इफेक्ट, ये तो सब जानते होंगे भाई, कितना गुस्सा आता है कैसे देख लेना हीट एंड इफेक्ट पढ़ के। फिर लास्ट में आता है ग्रेविटेशन, ये तो सबको पता, न्यूटन दिमाग में सबके, इससे भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो नॉर्मल आपको फिजिक्स में टॉपिक कवर करने हैं भाई, आपने कवर कर लिया, मैं गारंटी दे रहा आप एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा फिजिक्स में, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आपके नंबर पूरे आएंगे और फिजिक्स में। हाँ तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, अब जानते हैं अगला सब्जेक्ट आता है केमिस्ट्री। जनरल साइंस में अगला सब्जेक्ट आता है केमिस्ट्री, इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे आते हैं। केमिस्ट्री के लिए एक सिंपल अगर मैं कहूँ ना, कोई इंसान कहता है केमिस्ट्री तो कॉन्सेप्ट कुछ नहीं होता केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में तो इतने सारे एक्सेप्शन होते हैं ना, अपने इतने एक्सेप्शन होते हैं, इतने अपवाद होते हैं हिंदी में कहें तो, कि इंसान परेशान हो जाता। सारे कॉन्सेप्ट धरे के धरे रहते हैं। मैथ तो चलो कॉन्सेप्ट या उस पर बेसिस चल जाती कैलकुलेशन की, केमिस्ट्री नहीं चलती। केमिस्ट्री में तो आप समझ लो ना, अगर कॉम्पिटिशन के लिए आप तैयारी कर रहे हो तो दिमाग में डालने से रटना है, एक तरह समझ लो हिस्ट्री है, इसे आपको रट के सीधा खत्म करना, समझने मत जाना ज़्यादा, इतनी समझना इतने में आपका काम हो जाए सर, मतलब ज़्यादा नहीं तो पता चला। और केमिस्ट्री की आपके जितने टॉपिक है मैंने खुद पढ़ा है नेट कोचिंग क्लासेस में, लिंक नीचे प्रोवाइड है, उसमें आप जाइए, आपको केमिस्ट्री का पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा, चैप्टर साइज और लेक्चर भी पूरे मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से केमिस्ट्री पूरी पढ़ लेंगे। हाँ तो बच्चे आगे बढ़ते हैं, अगला सब्जेक्ट आता है जनरल साइंस में केमिस्ट्री में आपका क्या होता है ना कि अगर मैं आपको सिंपल बोलूँ ना, केमिस्ट्री में कोई कह दे कॉन्सेप्ट होते तो कुछ नहीं होती है। केमिस्ट्री पूरी माने एक्सेप्शन, केमिस्ट्री इक्वल टू होता है एक्सेप्शन। तो मैं कहूँ तो ये केमिस्ट्री अगर हो गया ना, केमिस्ट्री को पढ़ने का तरीका आप इसे सब पढ़िए हिस्ट्री और उसकी तरह, मतलब सिर्फ रटना है, आपको एक कहानी समझनी है, कुछ चीज़ें होती समझने वाली थी उन्हें समझते जाना है। और जिंदगी आपको आप हर चीज़ में अगर उसमें कॉन्सेप्ट निकालेंगे या कुछ चीज़ निकालने की कोशिश करेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, केमिस्ट्री बंद कर देंगे बेसिकली। तो आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो ना, सिर्फ अगर डिफेंस के लिए, फिर आपको रटना ही है, रट लें, सीधे सीधे क्वेश्चन है, क्लिक कीजिए, खत्म कीजिए बस, और ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाने की कोशिश है। इसकी प्लेलिस्ट आपको नेट कोचिंग क्लासेस में आपको मिल जाएगी, नीचे लिंक प्रोवाइड है, आप जाइए क्लिक कीजिए, आपको पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा, सारे चैप्टर मिल जाएंगे आपको केमिस्ट्री के आराम से। फिर आते हैं अगला आपका आता है भाई बहुत प्यारा सब्जेक्ट पॉलिटी। पॉलिटी क्या है भाई, जितना पॉलिटिक्स हो रही है अपनी लाइफ में देख रहे हैं ना आप, इतने पॉलिटिशियन, इतने प्रधानमंत्री से लेके भैया विधायक तक, जितनी चीज़ें हैं सब, कोर्ट से लेके सब, जितना भी मतलब एडमिनिस्ट्रेशन है अपना, सारा का सारा पॉलिटी के अंदर समाया हुआ है। आपने पॉलिटी जान ली तो मैंने अपने पूरे ज्ञान का सागर खोल लिया, अपने भारत जान लिया, समझ लिया ज़्यादा, गांधी जी से लेके इन सभी चीज़ों के दिमाग जान लिया। और आप ये भी जान लिया 377 हटने के क्या फ़ायदे होते, 377 होने के क्या फ़ायदे, ये सब चीज़ें आप जान जाएंगे धीरे धीरे, ये आपके एक व्यू बनेंगे। अगर आप ये सब चीज़ें पढ़ते हैं ना, आपके व्यू बढ़ेंगे। और मेरे हिसाब से तो हर किसी इंसान को व्यू बढ़ानी चाहिए, जिससे आपको वोट देने में आसानी होगी, ना कि वोट दें आप दूसरे के व्यू पे, दूसरे के वोट नहीं देनी चाहिए, आपको जो पसंद है उसको वोट दीजिए। अगर उसके लिए आपको व्यू बनाने पड़े, व्यू बनाने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, आप पढ़ेंगे तो आपका दिमाग खोलेगा तो भाई
सही चीज़ें को सही जगह इस्तेमाल होगा भाई, हमें पता चलेगा सही गलत क्या है। फिर आता है पॉलिटी में आपको क्या क्या पढ़ना है, ओरिजिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, माने कॉन्स्टिट्यूशन की स्टार्ट कैसे हुई, सब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूरा पढ़ना है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या होती है आर्टिकल, जितने आप सोचते हो ना सुप्रीम कोर्ट कैसे देता है, बहुत सारे लोग आपने देखेंगे, जैसे आपने बहुत अच्छे लेफ्टिस्ट को देखा होगा कि बहुत आर्गूमेंट करते हैं मतलब राइट विंग वालों से, वो कैसे कर पाते हैं क्योंकि ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत अच्छी सी नॉलेज रहती। आपने असुद्दीन ओवैसी को देखा होगा कि वो अगर राम मंदिर पे बहस करो तो वो कॉन्स्टिट्यूशन ला देती बीच में, हमेशा आर्टिकल डेट गिनवा देंगे और फिर अपनी बात रख देंगे। तो ये भी अच्छी बात है, अगर आप डिफेंस में तैयारी कर रहे हैं, एसएसबी में आप बैठे हैं, कोई लेक्चर एंड में जीडी होती है बीच में, वहाँ आप किसी टॉपिक को बोलना चाहते हैं तो आपके पॉइंट होने चाहिए। पॉइंट कैसे होंगे, आपको नॉलेज होगी, नॉलेज कैसे आएगी, पढ़ेंगे आप, पढ़िए ओरिजिन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर आता है आपका सेंटर, अगला टॉपिक सेंटर एंड स्टेट रिलेशन। सेंटर स्टेट रिलेशन आपको पूरे कवर करने हैं पॉलिटी में, या सेंटर स्टेट में कैसे रिलेशन, कैसे टैक्स का पार्ट वो होता है, डिफरेंशिएट किया जाता है कि कितना टैक्स किसके पास जाए। जैसे 42 अभी इसके पास जाता है स्टेट के पास, बाकी आपका 58 सेंटर के पास जाता है टैक्स रेवेन्यू। ये सब चीज़ें, सेंटर कौन से कानून आ जाता है, स्टेट कौन से कानून आ जाते हैं, सेंटर जो कानून आता है कौन सी लिस्ट में आते हैं, स्टेट कौन से कानून आते हैं कौन सी लिस्ट में, और किन चीज़ों पर दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको सेंटर स्टेट रिलेशन में ये सब चीज़ें बताई जाएंगी। फिर आपका आता है भाई रायत में, ये तो भाई बहुत सिंपल बात है, हर कोई माँ बाप चाहते हैं उनके बच्चों में ये सब बातें होनी चाहिए। अगर वो बातें आएंगी कैसे भाई, अगर आपको ये फंडामेंटल राइट्स के बारे में ज्ञान हो, आपको क्या कहते हैं ये FD फंडामेंटल ड्यूटीज पता हो, आपको DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पता हो, मतलब चीज़ें आपकी नॉर्मल एक तरह से मॉरल साइंस है मेरे हिसाब से। तो मॉरल साइंस जो आपको पढ़ाया जाता है ना नेचर कि इसका सम्मान करो, ये करो वो करो, यहाँ ना थूको वहाँ ना थूको, मतलब अगर अपना हम कहते हैं ना हमारा भारत आज अमेरिका क्यों नहीं बन सकता। अब केजरीवाल जी का बात दिल्ली वगैरह थे पेरिस बना देंगे, मगर वो भूल गए यहाँ के रहने वाले लोग कैसे हैं। तो मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर सकता जब तक यहाँ के लोग अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज जो होती है ना और फंडामेंटल राइट्स का सही यूज नहीं करते। फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है अपनी, यही तो है नॉर्मल, यहाँ थूकना नहीं है सड़क पे, यहाँ कचरा नहीं फेंकना है, यहाँ वो नहीं करना है, ये फालतू चीजें करते रहते अपन, यहाँ ये तोड़ ताड़ नहीं करना है। देखो लास्ट टाइम देखिए बेंगलुरु का दंगा हुआ, अपनी बात रखें गांधी जी की तरीके से, माने सत्याग्रह करें, शांति से बैठिए अन्ना जी की तरह और अपनी बात रखिए। ये सामान तोड़ने में कुछ नहीं मिलता भाई, इसमें पैसा ही खर्च होता है आपकी जेब में। अब देखिए तो पैसा तुम्हारी जेब से देंगे, कोई फायदा नहीं है आम आदमी को। तो और जो दंगा कराने वाले हैं वो सिर्फ कर रहे हैं, आम आदमी को सिर्फ भटका रहा है, फालतू की बात नहीं है। ये सब चीज़ें आप अगर पढ़ेंगे ना तो आपका दिमाग खुलेगा मेरे हिसाब से। तो और ये सब चीज़ें करने से पहले 10 बार सोचेंगे कोई भड़का है आपको, समझेंगे आप। और DPSP आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, ये सब चीज़ें भी आपको जाननी पड़ेंगी। और जितनी आपको पॉलिटी में कवर करना है आपने कवर कर लिया, मैं गारंटी दे रहा हूँ। अगर पॉलिटी आते हैं 20 क्वेश्चन भी तो आप 15 तो कर ही लेंगे आराम से, जल्दी से जल्दी। हाँ तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगला सब्जेक्ट आता है आपका बहुत अच्छा, मॉडर्न हिस्ट्री। माने अब मॉडर्न हिस्ट्री में आपको क्या कवर करना है। मॉडर्न हिस्ट्री हुई औरंगजेब से लेके 1947 तक, पार्टीशन तक, माने जो हमारा पाकिस्तान है जो कि हमारा पड़ोसी, प्यारा पड़ोसी तो उसका बंटवारा तक आप जानेंगे, उसे कहलाती है पूरा एरा। माने औरंगजेब से लेके यहाँ तक का जितना एरा आप पढ़ते हो सारा कहलाता क्या, मॉडर्न हिस्ट्री। हिंदी में गया तो आधुनिक इतिहास। और इसमें आपको पढ़ना क्या हो तो लिखा है मैंने, मुगल एरा से लेके मॉडर्न हिस्ट्री। मुगल एरा कौन सा माने, मुगल एरा माने डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया यहाँ से, डिक्लाइन होने माने यहाँ से मुगल एरा की खात्मा होता है ना, खत्म, बिल्कुल एकदम एंडिंग आना स्टार्ट हुई, धीरे धीरे खत्म हो गया आके एंड में 1857 में तो बिल्कुल खत्म हो गया था आके। तो वहाँ से मुगल एरा का डिक्लाइन स्टार्ट हुआ था औरंगजेब के बाद, क्योंकि औरंगजेब के बाद से किसी में इतनी ताकत नहीं थी कि कैसे राज शासन चलाया जाता, कैसे मुगल एरा आपका खत्म हुआ स्टार्ट हुआ। तो मॉडर्न हिस्ट्री में आपको इतना ही पढ़ना है, इतना आपने पढ़ लिया। मॉडर्न हिस्ट्री के जितने क्वेश्चन आएंगे आप, मैं कह रहा गारंटी आपको हिस्ट्री से, मॉडर्न हिस्ट्री से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं 15-20, और उसमें से आपको इतनी जानकारी नॉर्मल सिर्फ सन पूछ जाते हैं कि रॉयल एडिट क्या है, ये क्या है, इसका फलाना क्या है, इस सन में क्या हुआ था, इस सन में हुआ, तो टिक लगाने सर आपको ऐसे टिकी लगाने का हमें डिफेंस एग्जाम में जाता। कॉन्सेप्ट तो होना ही नहीं है, कोई तो दिमाग लगानी नहीं है, याद है तो टिक लगाइए, नहीं है तो मत लगाइए। तो याद है टिक लगाएंगे, याद कैसे होगा, पढ़ेंगे आपको, पढ़ेंगे इतना ही पढ़ना है आपको। अब ये नहीं कि आप पुराना मेडिवल हिस्ट्री भी पढ़े जाके तो आप उतना पीछे आएंगे तो आपको फिर दिमाग में याद करने में दिक्कत होगी। और हिस्ट्री मेरे हिसाब से पढ़ना भी चाहिए, हर एक घटना को दिमाग में रखने के लिए मेरे हिसाब से हर चीज़ को जोड़ना पड़ेगा, अटैच करना पड़ेगा। अब मंगल पांडे को अपने आप से अटैच कर लो, मान लो मंगल पांडे तुम ही थे 1857 में, तो आपको याद है मंगल पांडे को फांसी भी हुई, किस पेड़ के नीचे दी गई, क्यों दी गई, कैसे दी गई, बैरकपुर से लेके आपको सारी कहानी याद रहेगी। हिस्ट्री याद करने का सिंपल तरीका है पढ़ने का, याद भी नहीं पढ़ने का, आपको अटैच करना अपने साथ हर चीज़। हाँ तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगला सब्जेक्ट आता है आपका इंडियन ज्योग्राफी। क्या आता है, इंडियन ज्योग्राफी। माने ज्योग्राफी सिर्फ आपको इंडियन ज्योग्राफी जाननी है, वर्ल्ड के बारे में कुछ नहीं, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। डिफेंस में सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी पूछी आएगी और यही आपके काम आएगी। अगर आने वाले समय में अगर आप ऑफिसर बनते हैं इंडियन आर्मी में, आपकी पोस्टिंग होती है कश्मीर, यहाँ तो देखिए जंगल मंगल है,
ज्योग्राफी अगर आप सीधी चीज़ें डालते हो तो ये चीज़ें वहाँ भी काम आएंगी आपको, मिशन कोई कंप्लीट करने में, कैसी यहाँ की वो है, कैसी यहाँ की स्थिति है, कैसी यहाँ की मौसम है, सब पढ़ेंगे कहाँ, ज्योग्राफी पढ़ेंगे अपन, जिससे तो पढ़ाई जाती है सब डिफेंस में। इसमें पढ़ना क्या क्या अपन टॉपिक, अवर कंट्री इंडिया के बारे में, साइज एंड लोकेशन, चीज़ें कहाँ कहाँ है, किस साइज कितना बड़ा है, ये सब। फिजिकल, सारा फिजिकल पढ़ना है जितना भी है। क्लाइमेट पूरा जानना है, क्लाइमेट के बारे में इंडिया की। फिर आता है अगला इंडियन लोकेशन, इंडिया की लोकेशन जितनी है सबके बारे में जानना है। फिर इंडिया स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी, बस इतने सारे टॉपिक आपको कवर करने हैं। पर इतने आपने ज्योग्राफी में कवर कर लिए, आपको सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे, टिक लगाना है, टिक लगाना है, लेसन पाना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है बस। अच्छा तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला आता है आपका सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। आपने देखा होगा भारत की इकोनॉमिक्स में बहुत बुरी हालत में चल रही है, भारत की पूरे वर्ल्ड की चल रही है, और ये सब चीज़ें आपको जाननी हो तो आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना जरूरी है। आपने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी तो आप ये सब चीज़ें नहीं जान पाएंगे। छू तो बेटा उसे छू नहीं। अच्छा तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला आता है आपका सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स जानना है मतलब इकोनॉमिक्स समझ लो, ये जो अपना चल रहा है ना अर्थव्यवस्था का, जितना हम चलिए इकोनॉमी भारत की अभी तो बहुत कम चल रही, नीचे जा रही, डिक्लाइन कर रही है कुछ। वर्ल्ड की इकोनॉमी जिससे आपको समझ में आई चीज़ें, ये सब बहुत सारी चीज़ें आपको एसएसबी में टॉपिक मिलेंगे जीडी करने के लिए। जीडी इन सब इकोनॉमिक पे होती है कि बात की चल जीडीपी के ऊपर, ये सब चीज़ें आप कैसे जानेंगे, आप अपने इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट उसके बारे में नॉलेज रखेंगे कि होता क्या है भाई, बेसिक क्या है इसका, तभी तो आप जीडी में पॉइंट रख पाएंगे। भाई जितने अच्छे पॉइंट रखें आपको सिलेक्शन होने में उतना अच्छा मौका मिलेगा, आपको ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं आपकी सीधी नॉलेज बढ़ानी। तो इकोनॉमिक्स में पढ़ना क्या है, डिफेंस रिलेटेड एग्जाम के लिए सिर्फ आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी है बस। मैक्रो इकोनॉमिक्स में सिर्फ क्या है, इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन देखना है भाई, नेशनल इनकम अकाउंटिंग देखनी है आपको, मनी एंड बैंकिंग देखनी है आपको, और इनकम डिटर्मिनेशन देखनी है आपको, और ओपन इकोनॉमी मैक्रोनॉमिक्स, बस इतनी दिखनी है आपको। बस इतना आपने तैयार कर लिया इतने टॉपिक तो अपने इकोनॉमिक्स जितने क्वेश्चन है, वैसे भी ज़्यादा नहीं आते, 5 6 7 8 कभी कभी 10 भी आ जाते हैं भाई। देखो हर पेपर में मैं तो नहीं कह सकता कि 10 आएंगे 10 7 आएंगे, मैं इतना कह सकता कि जितने आएंगे उतना आप कर लेंगे, बस ये बात है। वो तो डिसाइड करेगा यूपीएससी के कितने क्वेश्चन डालने हैं इसके। तो आपको बस इतने टॉपिक हैं, अच्छे से आपने लगा लिए, अच्छे से पढ़ लिए तो आप जान पाएंगे, और नहीं भी लगा पाए, नहीं पेपर में कर पाए तो ये सब्जेक्ट आपने इतना पढ़ लिया तो आप इतना जान जाएंगे भारत में जो चीज़ें चल रही हैं अपने देश में, इकोनॉमी से लेके ये सब चीज़ें ये दिमाग में नहीं। कोई भी इंसान पूछ रहे थे कभी भी की बात की, अब बहुत सारे लोग बहस करते बिना बात के बहस, मतलब कि अब टीवी चैनल देखिए वो लगे रहते हैं कि पता कुछ रहता नहीं, कहानी गाते रहते हैं। तो वही है, आप अगर चीज़ें जानते हैं, नॉलेज रखते हैं तो आपको गाने में भी अच्छा लगेगा, बोलने में अच्छा लगेगा। हाँ तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला आता है आपका सब्जेक्ट इंग्लिश। देखिए भैया जो डिफेंस की इंग्लिश होती है ना वो नहीं आती, स्लोली एकदम होता है, हल्के में नहीं दी जाती है। इंग्लिश आती है तगड़ी अच्छी लाती है, तो वो होता है ना कि MBA लेवल की इंग्लिश, वैसी इंग्लिश होती है। बट चीज़ों को अब अगर अच्छे से पढ़ेंगे ना इंग्लिश, मतलब मैं बताऊँ ना, इंग्लिश तैयारी करने के लिए सिंपल तरीका एक होता है कि आप अगर ऑथर की जितनी बुक्स होती है ना, जितनी भी आप देंगे इंग्लिश के ऑथर रहते हैं आपके अच्छे फिल्म शेक्सपियर से लेकर जितनी हैं अच्छे उन सब की आप किताबें पढ़ते हैं। किताबें पढ़ें तो उन्हें अच्छे से पढ़ें, ये नहीं कि आप देखेंगे अगर यहाँ 2 आया है, यहाँ फर्स्ट फॉर्म है, ऐसे ऐसे, तो आपको बहुत सारी चीज़ समझ में आई यहाँ कौन सा, तो आपको नॉर्मल ऐसे ही इसमें आते हैं क्वेश्चन। अगर आपने मैक्सिमम तो कहूँ टॉपर जितनी भी इंग्लिश रहते हैं ना डिफेंस एग्जाम में, सारी किताबें पढ़ने की शौकीन रहते हैं इंग्लिश की, वो कोई पढ़ता नहीं है, इसी कोई तैयारी करते नहीं है। फिर मैं जिसको तैयारी करनी हो जैसे, तो उसके लिए मैं बता रहा कौन कौन सा टॉपिक बहुत अच्छी है। उसको एक रीडिंग कंप्रेशन आना चाहिए भाई, या पैसे जो आंसर निकालना है इसमें से। ये तो सबने रीडिंग कंप्रेशन तो आपने दे आ रहे 5th क्लास इतनी आपसे इंग्लिश पढ़ रहा है तो हर पेपर में आता था, हर के पहले छोटे लेवल में आता था, बड़े लेवल में आता। रीडिंग कंप्रेशन तो आपको सीखना ही पड़ेगा। और कैसे सीखेंगे, आपको इंग्लिश अच्छी करने का एक ही तरीका है। देखिए मैं तो इंग्लिश की कॉमन बात हूँ क्या है, प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा जानेंगे, उतना ज़्यादा आपको आएगा, और उसको आएगा है तो रीडिंग कंप्रेशन टॉपिक। फिर होता है एरर स्पॉटिंग। अब एरर स्पॉटिंग तो ये नहीं आप कि कहीं आपने थोड़ा बहुत पढ़ गया, सोच रहे आपने मैं ये क्वेश्चन कर लूँगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ें करनी पड़ेंगी, क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, चीज़ों को समझना पड़ेगा कहाँ आप कैसे स्पॉट कर रहा है। ये नहीं कि एरर स्पॉट भी आसानी से नहीं होते, क्योंकि इतना छोटा आसान नहीं आता डिफेंस में। इंग्लिश बहुत तगड़ी आती, बहुत अच्छी आती है इसमें डिफेंस में। एफकेट में देखो कितनी मस्त इंग्लिश आती है। अपने इंग्लिश की तैयारी तो अच्छे से करनी पड़ेगी भाई। सिनोनियम्स तैयार करने में बताऊँ बहुत सिंपल तरीका। आपका काम इंग्लिश भी सुधर जाएगी। इंग्लिश सुधारने का ये तरीका है, द हिंदू न्यूज़पेपर आता है आपका सिवा, पैसे नहीं है जेब में, एक ऐप आता है द हिंदू को, डाउनलोड कर लीजिए। उसमें से कम एक एडिटोरियल होता है ना, उसे पढ़िए। एडिटोरियल में कम से कम आपको 20 वर्ड ऐसे मिलेंगे जो आपको पता नहीं होंगे, मैं इतना तो जानती हूँ। फिर उस 20 वर्ड के सिनोनियम्स लिखिए, एनोनियम्स लिखिए, उसके बाद उसके क्या कहते हैं मीनिंग लिखिए, और दिन में कम से कम 5-10 बार सेंटेंस बोलिए उन्हीं पर बना के, वैसे ऐसे ही। अब भाई अनाउंस है, उसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोक्लेमेशन। प्रोक्लेमेशन कैसे जाना मैंने,
पढ़ा भाई, सीधी बात, पढ़ा, उसी को सेंटेंस बनाओ, सेंटेंस में बनाओ, सीधी बात, सेंटेंस बनाओ तो सीधा इंग्लिश में सिनोनिम सीधा याद करना फंडा है। एक वर्ड सीखा मैंने, उसी का सेंटेंस बनाया, उसी से 10 बार बोला किसी से, मेरे दिमाग में फिट हो गया, बस और कुछ नहीं करना इसमें। फिर अगला टॉपिक क्लोज टेस्ट, इसको भी आपको तैयार करना पड़ेगा अच्छे से इसमें। फिर आता है पैरा जम्बल, अगला टॉपिक, ये सब तो किताब से ही कर लेना, इसमें तो ज़्यादा कुछ वो प्रैक्टिस नहीं है, किताब से ही आप अच्छे से पढ़ लेंगे कोई एक किताब, उससे हो जाएगा ये। और सेंटेंस जम्बल, ये 3 टॉपिक तो आपको ये किताब प्रेफर कर लें, ऐसे ही मैं आपको बताऊँ बहुत अच्छी किताब है ये, इंग्लिश है फॉर जनरल कंपटीशन के लिए। ये किताब आपकी स्क्रीन पे दिख रही होगी, देख लीजिए बहुत गौर से, ये किताब दिख रही होगी, ये किताब लगाइए आप बहुत अच्छे से। आपकी इंग्लिश में इतना तो है कि कम से कम क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर लेंगे अच्छे से आप 40 तक, नंबर ही आ जाएंगे अच्छे। मगर भाई देखिए प्रैक्टिस तो चाहिए पड़ेगी इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश आसान नहीं है इतनी, क्योंकि इंग्लिश है कि प्रैक्टिस वाला सब्जेक्ट, बहुत अच्छे से पढ़िए, मज़ेदार सब्जेक्ट है इंग्लिश। तो लड़कियों का तो फेवरेट होता है भाई, लड़कों का मान सकता फेवरेट नहीं होता, मगर लड़के तो फिर भी हर चीज़ मैथ कर लेते तो इंग्लिश तो कर ही लेंगे, इतना हार्ड नहीं है इंग्लिश मैथ से। बंद हो गया था ये, कोई बात नहीं। चलो भैया जीएस के लिए आप देखिए, जीएस आपने खत्म कर लिया होगा पूरा, जीएस अगर पूरा खत्म कर लें, नहीं कर लें तो एक किताब है लूसेंट ऑब्जेक्टिव है ये भाई, याद रखना। ये कौन सी है भाई? ऑब्जेक्टिव है, लूसेंट ऑब्जेक्टिव। वो लूसेंट वो नहीं समझे, कहानी पूरी लिखी रहती, इसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव रहेंगे, चैप्टर बाई चैप्टर, टॉपिक बाई टॉपिक, चैप्टर बाई टॉपिक, सीधी पॉलिटी से जितनी जीएस, कंप्लीट जीएस, सारे क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगला सब्जेक्ट है आपका मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट आपका बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, मेरा तो बहुत फेवरेट है, मेरे जितने भी दोस्त हुए आज तक सबका फेवरेट रहा। मेरा तो खुद एक दोस्त था अभिमन्यु प्रजापति, तो टॉपर था इसमें बहुत बड़ा, मतलब होता ना कि एक तरह से आप कहते हैं चाणक्य मैथ का, चाणक्य था वो। उसके बाद से मैंने किसी को मिला तो नहीं, मगर हाँ मेरे और मेरे एनवायरमेंट में जितने दोस्त रहे सबको मैथ बहुत पसंद थी, बहुत प्यारा सब्जेक्ट है। तो मैथ में देखिए आपके बहुत प्यारे प्यारे टॉपिक हैं जो आपको कवर करने होंगे। तो ये सारे जो इस साइड लिखे हैं लेफ्ट हैंड साइड में आपके जो टॉपिक लिखे हैं वो सारे के सारे, मेरा लेफ्ट हैंड साइड आपका राइट पड़े शायद, तो ये सारे एप्टीट्यूड के टॉपिक हैं जो कि आपको कवर करेंगे। आपके लिए किताब है आर.एस. अग्रवाल, अगर आर.एस. अग्रवाल आप लगा लें, और उसमें 500 क्वेश्चन रहते हैं हर टॉपिक में। और एक आपकी आती है जो आपने पढ़ी होगी राकेश यादव की, राकेश यादव भी मैथ पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी पढ़ाते हैं दिल्ली में, तो उनकी भी उन्होंने बहुत अच्छे से कवर कराया है, तो आप उनकी भी देख सकते हैं लेक्चर। नहीं तो हम लोग भी लाएंगे, इनर क्लासेस भी आपको लेक्चर लाएगी। टीचर हैं आपके नितिन देवगैया और अंकित चौहान जो आपको मैथ कवर कराएंगे बहुत अच्छे से, बहुत ही जाने माने सर अंकित चौहान। और आपका ये टॉपिक है जैसे कि नंबर सिस्टम, फ्रैक्शन एंड डेसिमल, स्क्वायर रूट, परसेंटेज, ये मार्क कर देना और ये परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। और ये आगे के टॉपिक आते हैं आपके बहुत प्यारे से, रेशियो एंड प्रपोर्शन। और ये अगला टॉपिक है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये जो ऊपर जितने भी टॉपिक हैं इनसे मोस्टली हमेशा 5 या 10 क्वेश्चन, 10 कभी कभी 15 भी पहुंच जाएंगे आपके पेपर में। सीडीएस के पेपर उठा के देख लीजिए आप, तो बहुत कभी 15 भी पहुंच जाएंगे। इतने क्वेश्चन तो आनी है। अगर आप ये मैथ लगाना स्टार्ट करते हैं तो आप स्टार्टिंग से ही इन टॉपिक से स्टार्ट करना, जिससे आपका मतलब इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है जल्दी कवर हो पाए। फिर आपका आता है कि कहते हैं अगला टॉपिक पार्टनरशिप बिजनेस। इससे मैक्सिमम 1-2 क्वेश्चन तो इससे भी आता है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। अगर आपको मज़ा नहीं आ रहा है इस टॉपिक को लगाने में, पढ़ने में, छोड़ सकते हैं आप मेरे हिसाब से तो। और फिर आपका आता है टाइम एंड डिस्टेंस। ये तो बहुत ही प्यारा टॉपिक है, ये तो हर बच्चे को आता है मेरे हिसाब से। जो भी बच्चा एप्टीट्यूड लगाता है वो टाइम एंड डिस्टेंस ऐसा टॉपिक है ही नहीं है कि उसे आता ना हो। कोई कह दे कि उसे नहीं आता तो फिर बात अलग है, मगर हर बच्चे को आ सकता है, चाहे वो 50% आते हैं उसके मार्क्स, चाहे उसके 100% आते हैं, सब बराबर हो जाते हैं यहाँ के एक तरह से। जब कंपटीशन की बात है तो 50 वाला भी वहीं खड़ा होता है, 60 वाला भी वहीं खड़ा होता है, 100 वाला भी वहीं खड़ा रहता है। फिर अगला टॉपिक आपका टाइम एंड वर्क। ये तो आप 5th क्लास से करते आ रहे हैं बहुत बचपन से, ये भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, टॉपिक हैगा। इससे 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन इससे पक्के आते हैं हमेशा। फिर आपके आता है ये पाइप्स एंड सिस्टम्स। पाइप एंड सिस्टम्स का टॉपिक है, कभी कभी इससे नहीं भी आ सकते, 1 आएगा क्वेश्चन, 2 आएगा, तो कभी भी 5 भी आ सकते हैं। मतलब होता है ना कि कभी कभी बिल्कुल नहीं। तो हमें इस तरीके से चलना है कि अगर हम 2 या 3 भी लगा लें, अगर इसके 5 क्वेश्चन है हम 3 लगा लें तो हमारा सिलेक्शन तो पक्का ही होगा। और अगर आपके 1 ही आए तो कोई बात नहीं, नहीं आया तो बहुत अच्छी बात है। और फिर अपना आता है मिक्सचर एंड एलिगेशन। इससे भी 2 या 3 क्वेश्चन तो इससे ही पक्का आते ही हैं इस टॉपिक से। फिर आपका आता है एकदम
लास्ट में सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये टॉपिक तो आप पढ़ते ही आ रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ये तो आपका मेरे हिसाब से पढ़ लेना चाहिए मेरे हिसाब से, अगर टॉपिक कंपटीशन की तैयारी करें या ना करें, इसको पढ़ लेना चाहिए मेरे हिसाब से। पैसे का लेन देन है, सब चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए मेरे हिसाब से हर इंसान को। बिजनेस बहुत जगह ये यूज़ भी होता है। वो तो पिक्चर आपने देखी होगी, कौन सी पिक्चर आई थी, हम पटी बद्रीनाथ की दुल्हनिया। बद्रीनाथ की जो दुल्हनिया है उसमें वो उससे क्या क्वेश्चन पूछती, पहले ये होता पहले सिंपल इंटरेस्ट क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, फिर शादी करेंगे। तो मेरे हिसाब से आपको पढ़ लेनी चाहिए अगर आपको शादी करनी है तो। फिर अगला आता है आपका क्या कहते हैं, जो सेकंड पार्ट है, अगर आप ये वाला पार्ट कंप्लीट कर पाए, जो आपका एप्टीट्यूड वाला पार्ट है आपने कंप्लीट कर लिया है, तो आप ये अगला पार्ट होता है ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, 2D 3D। ये तीनों टॉपिक आपने बहुत अच्छे से पढ़े होंगे पूरी, आप जब तक मैथ पढ़ रहे हैं, स्टार्टिंग की होगी मैथ आपने 5th क्लास 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th। तो ये थोड़ा एप्टीट्यूड वाले पार्ट से अलग हो जाता है। इसमें जो क्वेश्चन आते हैं आपके वो फॉर्मूले बेसिस पे आते हैं, फॉर्मूले बेसिस पे आ जाएंगे। जैसे आपसे बोलिए ट्रायंगल का ये वो बताइए, एरिया बताइए फलाने खाना, या कोन का वॉल्यूम बताइए। तो ये सब सिंपल ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बिल्कुल आपको रटे होनी चाहिए, एकदम दिमाग में होनी चाहिए। ये तो आपको कर ही लेना चाहिए मेरे हिसाब से हर जगह। तो अगर आप मेरे हिसाब से अगर मैथ्स कंप्लीट कर रहे हो, आपके पास टाइम कम हो, तो आप इन दो में से एक टॉप पार्ट में से एक पार्ट जरूर करके जाइए। इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी इनसे नहीं आते हैं तो इनसे इस पार्ट से पूरे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो उसी हिसाब से आपको क्या कहते हैं, अगर कंप्लीट कर लिया ये वाला पार्ट आपने, अगर ये वाला नहीं हो पाया तो भी चलेगा। अगर आप ये वाला करके जा रहे, दोनों करे जा रहे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप दोनों में से एक तो पार्ट जरूर कंप्लीट कर जाएं। जो आपका जो ये वाला दूसरा वाला जो पहला वाला पार्ट है, आपके नितिन देवगैया जो हमारे सर आएंगे वो पूरा कंप्लीट कराएंगे नेक्स्ट क्लास में। उनकी प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी आज के 2-3 महीने बाद। और ये जो दूसरा वाला पार्ट है ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और मेंसुरेशन 2D 3D, ये आपके सर आएंगे अंकित चौहान, जो आपको कवर कराएंगे पूरा। बहुत अच्छे सर हैं, बहुत प्यार समझाएंगे, आपको चीज़ें समझ में आएंगी, बहुत गहराई समझ में आएंगी। तो मैं आशा करता हूँ कुछ चीज़ें आप बहुत चीज़ समझ में आएंगी। मैंने सारे टॉपिक कवर करा दिए हैं, कुछ ज़्यादा सब्जेक्ट बता दिए हैं, किससे क्या आता है, किसका कितना वेटेज है, किससे कितने क्वेश्चन आते हैं।